महानगर पालिका पे किसकी सत्ता। स्थानिक स्वराज के चुनाव पर बीआरजी न्यूज की ये विशेष श्रृंखला शुरू हुई है और आज हमारे बीआरजी न्यूज के स्टूडियो में कांग्रेस की बड़ौदा शहर की पूर्व नगर सेविका अमी रावत जी है, जिन्हें कांग्रेस में एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी कहा जाता है। अमी जी, आपका स्वागत है बीआरजी न्यूज में। खास तौर पर इस बार कांग्रेस की ओर से जो स्थानिक स्वराज बड़ौदा महानगर पालिका के चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें कौन कौन से एजेंडा, कौन से मैनिफेस्टो रखे जाएंगे? इस बार जो चुनाव होगा काफ़ी यूनिक है। यूनिक मैं इसलिए कहूँगी कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के इतने सारे भ्रष्टाचार, उनकी जो मैनेजमेंट है वीएमसी में, लोगों को जो मुश्किल हुई है, जो तकलीफ़ हुई है पिछले 5 सालों में, उसका एहसास ग्राउंड लेवल तक हम लोग ने करवाया है। अगेंस्ट दैट हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग अभी कुछ प्रॉमिसेस लेके जा रहे हैं। वैसी मतलब बीजेपी ने क्या किया था पिछले चुनाव में, वो लोग चुनाव जीते थे स्मार्ट सिटी के नाम पे। अगेंस्ट दैट हम लोग बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी चाहिए, सभी को डिज़ायर है, बट बड़ौदा की हालत ये है कि 25 सालों में अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गटर पानी की तकलीफ़ है लोगों को। तो हमारे एजेंडा में हम ये बोलने जा रहे हैं कि हम 2 वक्त क्लीन पानी अच्छे प्रेशर से देंगे। बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों को नहीं मिली। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में 1.5 साल ऐसा निकला है कि आधा शहर, करीबन 5 लाख लोग गंदा पानी पिए हैं। इनफैक्ट एक यहाँ 5 या 6 लोग की डेथ हुई है गंदे पानी से। कहीं सुना है कि कोई शहर में लोग गंदा पानी पी के, हम लोग तो कोई अफ्रीका के जंगल में तो नहीं रहते। तो हम लोग, हमारा मैनिफेस्टो इस टाइम ये है कि जो सर सयाजी राव गायकवाड़ जो प्लानिंग के लिए जाने जाते थे, ही वॉज वन ऑफ द 13 विजनरीज ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने बड़ौदा का इस तरह से प्लान किया था कि बड़ौदा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज से 100 साल पहले बना था वो भी आज पर्याप्त है। मैं एग्जांपल दूंगी आपको आजवा सरोवर का। 100 साल पहले बना हुआ, 135 ईयर्स इनफैक्ट, वो सरोवर आज भी आधे शहर को पानी दे रहा है। कमाटी बाग की बात कर लो तो शायद इंडिया लेवल पे इससे बड़ा कोई गार्डन शहर के हार्ट में, बीच में नहीं होगा। हज़ारों लोग हर रोज़ इसको विज़िट करते हैं और इसका हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात करो तो यूनिक यूनिवर्सिटी महाराजा ने बड़ौदा के लिए बनवाई। इंडस्ट्री की बात करो तो ही वेंट आउट ऑफ वे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में हेल्प किया। पहली रेलवे लाइन बड़ौदा में लेके आए। तो ऐसे विजनरी का सिटी जो 25 साल पहले क्लीनलीनेस में नंबर 1 था, जो नंबर 1 रहने लायक शहर था, आज पहले 100 में भी नहीं है। तो हमारा एजेंडा अभी ये है, हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम बेसिक सर्विसेज पूरा करेंगे और सर सयाजी राव ने जो बड़ौदा जिस तरह से छोड़ा था, उस लेवल पे बड़ौदा को वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमने लोगों को मूर्ख नहीं बनाना। विश्वामित्री के नाम से पिछले 10 सालों से इलेक्शन जीत रहे हैं, आज तक विश्वामित्री का कोई भी प्रोजेक्ट ऑन पेपर नहीं बना। प्रेजेंटेशन बनाया, हम विश्वामित्री को इतना सुंदर बना देंगे, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाए, उसका प्रपोजल बन के भी गवर्नमेंट में नहीं गया। तो इस बार हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ उनके 25 सालों का हिसाब लेना है। पब्लिक जो हैरान हो रही है, पब्लिक जो मुश्किल में है, पब्लिक को जो बेसिक सर्विसेज नहीं मिल रही है, पब्लिक की डिमांड्स को लेके उनके बीच में एश्योर करने जा रहे हैं कि आप वापस कांग्रेस पे विश्वास करिए। तो हम लोग ने जो एक्सपोज किया है बीजेपी का मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, हमारे जो करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स में वो लोग ने लिया है और वो उनके घर भरे। आप कोई भी बीजेपी के कार्यकर के यहाँ या बड़े नेता के यहाँ जाके देखिए, आज से 10 साल के पहले उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। आज सब कॉरपोरेशन की सभा के बाहर आओ तो सब बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आते। कहाँ से ये पैसा आया? तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सपोज बीजेपी की जो इनएबिलिटी है। उन लोग ने जो शहर में प्रॉपर 25 साल से, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने अपने लास्ट डे के इंटरव्यू में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि मैं 2.5 साल में कोई नया मेजर प्रोजेक्ट लेके नहीं आया। और क्यों नहीं लेके आए वो रीज़न भी उन्होंने खुद ही दिया था। ही सेड के 2.5 साल में मैं नया प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लेके आया कि मेरे पहले जो 2.5 साल में जो लीडर्स थे, उन्होंने इतनी सारी गड़बड़ी की थी कि उसको सुलझाने में, उसको सुलटाने में मेरे 2.5 साल चले गए। दैट मीन्स पहले 2.5 साल गलत काम किए और दूसरे 2.5 साल उसको सुलझाया। तो 5 साल से तो शहरों में लिटरली कुछ हुआ नहीं है। मैंने ऑन रिकॉर्ड सभा के फ्लोर पे बोला था
कि 5 साल में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, पर मुझे अफसोस है कि मैं ऐसे बोर्ड की मेंबर बनी जो बोर्ड ने बड़ौदा को सिर्फ तकलीफ़ें दी। कोई नया ऐसा काम नहीं किया जिससे हम प्राइड ले सकते हैं। 20,000 लोग को हमने बेघर कर दिया हेस्ट में, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे रियली अफसोस हुआ कि मैं ऐसे बोर्ड की मेंबर हूँ, और मैंने लास्ट डे एज अ प्रायश्चित सत्याग्रह करने की भी कोशिश की, जो मुझे उन्होंने करने नहीं दी। मैं वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि आप पिछले साल लगातार जितनी सामान्य सभाएं हुई उसमें आप फ्लोर पर बैठकर अपने सवालों के जवाब मांगती रही, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह आपने उसमें सामान्य सभा में अपना विरोध भी जताया। वो विरोध कहाँ तक पालिका के सत्ताधीशों के कानों में पड़ा, या कितने काम हुए उसमें? मैं थोड़ा विस्तार से इसका जवाब देना चाहूँगी। मैंने 20 साल बड़ौदा में एज अ अर्बन प्लानर काम किया है, एक एनवायरमेंटलिस्ट की तरह काम किया है, और मैंने बड़ौदा शहर के स्लम नेटवर्किंग का मास्टर प्लान बनाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान बनाया है, डिज़ास्टर मिटिगेशन का मास्टर प्लान बनाया है, और शहर की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की मैप बुक बनाई है। जो 80 इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो कॉरपोरेशन के साथ डील करती है, उसका प्राइमरी डेटाबेस मैंने 97 में क्रिएट किया था। सो बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ बड़ौदा का जो सिचुएशन है एज अ प्लानर, एज एन एकेडमिशियन, और ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पर स्लम अपग्रेडेशन वगैरह काम भी किया हुआ है, तो मेरी जो कंसर्न्स थी, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि मैं शहर में वो कंसर्न्स को, एनवायरनमेंट की और प्लानिंग की कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज करवाऊँ। सेकेंडली, जब एक कॉरपोरेटर बनता है तो उसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 44 के तहत एक सत्ता मिलती है कि आप 3 क्वेश्चंस हर सभा में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट सभा में रिटर्न में सारे काउंसिलर्स को उसके जवाब देने पड़ते हैं। मैंने शहर के जो प्रायोरिटाइज करने वाले प्रश्न हैं, पानी के, ड्रेनेज के, सॉलिड वेस्ट के, फ्लड के, ऐसे सवाल उनसे हमेशा किए, बट बिकॉज 25 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, फेलियर है, अगर उसके जवाब देते तो वो फेलियर एक्सपोज होते, इसलिए वो लोग लगातार जवाब देना अवॉइड कर रहे थे। पहले तो मेरे प्रश्न 6-6 महीने तक चढ़ाएंगे नहीं, अगर चढ़ा लिया तो 6 महीने तक जवाब नहीं देंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जब मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे तो सारी तो नहीं, पर लास्ट 3 सभा मैंने फ्लोर पे बैठ के निकाली, क्योंकि मुझे पता था ये आखिरी सभा है और ये लोग जवाब देना अवॉइड कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, शर्म की बात है कि एक काउंसिलर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के बावजूद दे वेर शेमलेस, उन लोग ने रिप्लाई नहीं किया। इनफैक्ट उनके पास जवाब थे ही नहीं, अगर वो जवाब देते तो उससे भी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते। रादर उन लोग ने प्रेफर किया कि ये नीचे बैठ के अपोज करेगी तो चलेगा, पर अगर हम जवाब देंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए उन लोग ने जवाब नहीं दिए। पर मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसमें एक्सपोज ये हो रहा था कि विश्वामित्री नदी के अंदर जो अगोरा मॉल से जो दीवार एनक्रोचमेंट करके उन लोग ने 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन एनक्रोच की है, कलेक्टर ने उसका रिपोर्ट दे दिया है, कमिश्नर को तोड़ने के लिए कहा है, कमिश्नर ने उसको तोड़ा नहीं है, तो कब तोड़ोगे? इसका जवाब उनके पास था नहीं। इसी तरह से मैंने पानी के लिए बोला था, 1.5 साल जो आजवा सरोवर से गंदा पानी आया, 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, उसके बावजूद भी पानी की क्वालिटी में कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ा, और जो मेंटेनेंस O&M कॉस्ट था वो O&M कॉस्ट डबल ट्रिपल हो गया। इस तरह के मैंने पिन पॉइंट करने वाले क्वेश्चन पूछे थे। सॉलिड वेस्ट के बारे में मैंने ये पूछा था कि लैंडफिल साइट का लाइफ ख़त्म हो गया, 2-3 पिछले 3 साल से हम लोग डंपिंग कर रहे हैं, लीचेट्स ज़मीन में जा रहे हैं, हमारा ग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। दूसरी नई लैंडफिल साइट की ज़मीन दे दी गई है, 10 साल हुए उस बात को, टेंडर फ्लोट किए 2 साल हुआ, 2 साल में उन लोगों ने टेंडर अप्रूव नहीं किया, क्यों? उसका प्रायोरिटी नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देना ये लोग अवॉइड कर रहे थे। इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट? कॉरपोरेशन के बेसिक इश्यूज़ है ये तो। और इस प्रश्नों से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जवाब दे ना दे, प्रश्न डिस्कशन में आते थे। ये प्रश्न, इससे बचने के लिए एक्शंस लिए जाते थे बिहाइंड द सीन, और काफ़ी काम हुआ भी है। दे वेर फोर्स टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का टेंडर, उसको इम्प्लीमेंट कराया फोर्सफुली। ये सब क्वेश्चंस की वजह से विश्वामित्री रिवर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसको कर्टेन किया,
उसकी जगह रिवर रिजुविनेशन की बात की। दे वर फोर्स टू स्टार्ट मिशन मिलियन ट्रीज। लैंडफिल साइट का टेंडर अप्रूव हो गया। तो नीचे बैठती थी, इश्यूज प्रायोरिटाइज होते थे और बैक साइड शहर के लिए भलाई का काम भी हो रहा था। तो जो काम मैं एनजीओ में करती थी वही काम मैंने एज अ पॉलिटिशियन किया, बट इन अ डिफरेंट वे, एंड आई वाज एम्पावर्ड। तो डेफिनेटली एम्पावरमेंट के साथ काम भी अच्छा होता है। संस्कार नगरी बड़ौदा में आप कई एनवायरनमेंट से जुड़े कई प्रोग्राम के साथ कई एनजीओ भी चला रही है, तो खास तौर पर इस प्रोग्रामों में या फिर पर्यावरण के तौर पर बड़ौदा शहर को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपको कई दिक्कतें आई होंगी, तो किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ रही हैं? पर्यावरण हमेशा से मेरा पेट रहा है। स्पेसिफिकली मैं वहो विश्वामित्री अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। वहो विश्वामित्री अभियान के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। विश्वामित्री जो पावागढ़ से शुरू होती है, खंभात तक जाती है, 135 किलोमीटर्स। अगर उसको पुनः जीवित करना है, रिवाइव करना है, तो उसके बाजू बाजू रिवर फ्रंट वाले कंक्रीट जंगल के आइडियाज़ नहीं चलेंगे। वी नीड टू रिवाइव इट बायोलॉजिकली, और उसके लिए उसके बाजू में दोनों साइड पे अगर प्लांट साइंटिफिक बायोशील्ड डेवलप किया जाए तो ऑटोमेटिक अंदर की जो कैपिलरीज है वो खुलेगी और नदी में प्रवाह बहना चालू होगा। इट इज़ अ अचीवेबल डूएबल प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट को मैं बरसों से काम कर रही थी। तो जब मैं कॉरपोरेशन में आई तो मैंने इसका फॉलोअप किया। विश्वामित्री में जो एनक्रोचमेंट है उसका भी अपोज किया। फलस्वरूप आज बीजेपी आउट ऑफ वे जाके वहाँ पर साइड में प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ गुड। प्रोजेक्ट का मोमेंटम बड़ा है, 2 लाख लोग उसके साथ इन्वॉल्व है। तो अब व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, हमारा काम होगा वॉच डॉग रहना। सेम वे जब मिशन मिलियन ट्रीज, बहुत सारे रोड वाइडनिंग में बहुत सारे पेड़ कट रहे थे, तो हमने उसके बारे में आवाज़ रेस की। प्रतापगंज वाला रोड वाइडन करने की बात हो रही थी, वहाँ पर 80 पेड़ काटने की बात हो रही थी जो बहुत पुराने हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। पर्यावरण उसके चिंतित थे, उसके लिए उसका आवाज़ रेस किया। तो वो रोड का प्रोजेक्ट तो ड्रॉप हुआ ही हुआ, बट साथ में तभी बोला आप बहुत पेड़ की बात कर रहे हो तो हम मिशन मिलियन ट्रीज कर रहे हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट इट, पर मैंने कहा था आप करिए। आज मैं आपके लिए ताली भी बजा रही हूँ, पर मैं इसमें मॉनिटरिंग करूँगी, और हर बार मैंने पूछा है उसमें स्टेटस क्या है। 2 लाख पेड़ लगे, उसमें से शायद 25,000 सर्वाइव हुएंगे, बट कुछ तो हुआ। तो छोटी छोटी जो मेरी कोशिश थी वो कहीं कामयाब भी हुई है, उसके लिए सफलता भी मिली है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। ऑपोजिशन में रह के अगर ये प्रोजेक्ट्स मैं करवा पाई बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज बेस्ट आई कुड डू। अब एक राजनीति की ओर जाते हैं कि इस साल स्थानिक स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मिशन 76 लेकर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपके जैसे कई एजुकेटेड लोग भी हैं, पर लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? जिस तरह से CR पाटिल जी 182 सीट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी मिशन 76 की बात कर रहा है, ये उनकी मानसिकता एक्सपोज कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता इसलिए एक्सपोज कर रहा है कि दे डोंट वांट ऑपोजिशन। पहले तो ऑपोजिशन के जवाब नहीं दे रहे थे, एंड अभी ये लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी सीट जीत, कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना इतना ही अनिवार्य है जितना एक अच्छी रूलिंग पार्टी का होना। आपको इतिहास याद करना चाहिए कि जब बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई थी, तब कांग्रेस वेंट आउट ऑफ वे और उनको 2 सीट्स दी थी। सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी गवर्नमेंट विदाउट ऑपोजिशन। और अगर मिशन 76 सक्सेसफुल होता है तो इसका सबसे बड़ा लॉस बड़ौदा शहर को है। तो ये जो काल्पनिक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, दिस इज़ लाइक राजाशाही की तरफ जाना। अगर सारे मंत्री उनके हैं, सारे संतरी उनके हैं, कोई अपोज ही नहीं करेगा, तो जिस तरह से अभी देश बेच रहे हैं, बड़ौदा शहर की भी सारी एसेट बिक जाएगी। सो आई अपील फ्रॉम योर साइड कि ये सक्सेसफुल होना नहीं चाहिए। पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता। इट इज़ एन अनअचीवेबल टास्क। पर हर बार एक हाई गोल सेट करने का, हाई गोल सेट करो तो कहीं उसके पास पहुँचेंगे, ये मेंटालिटी है। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़ौदा में इन स्पाइट ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स, ऑपोजिशन को इतनी कम सीट्स मिलती है कि ऑपोजिशन
का आवाज़, जैसे वो नहीं बेसमेंट में चूहे चलते और थोड़ा सा आवाज़ आता है और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, इस तरह का होके रह गया है। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज, हमेशा आपको पॉलिटिशियंस को टोस पे रखना चाहिए। अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो दूसरी बार अगली बार वो जीत जाएगा। पर यहाँ तो अगर आप देखो, हमारे धारासभ्य है लाख लाख की लीड से जीतते हैं, फिर दिखते ही नहीं है, उनको पड़ी नहीं है। और लोग को आदत पड़ गई है कि जाके सिंबल पे वोट करें। हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग होता है। ओनली इफ़ यू कीप पीपल ऑन टोस तो आपके काम होंगे और आपके काम के लिए। आज मैं कांग्रेस से जीत के आई हूँ। 5 साल मैं पब्लिक के बीच में रही हूँ, हमारे विस्तार के काम किए, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक बार आउट ऑफ वे जाके 25 साल में अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगी, डिलीवर नहीं करूँगी तो मेरे सिंबल पे वोट नहीं आने वाले, मेरे काम पे आने वाले। तो जो हम 14 काउंसिलर्स जीत के आए, हम 14 के 14 हमारे काम से जीत के आए थे। और इसीलिए हम लोग गर्व से वापस अपने एरिया में जा पाते हैं और वहाँ पर अपने काम की वजह से वहाँ पर जीतने की हम लोग दावा कर रहे हैं। और हमारे 13 काउंसिलर्स इतने एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग है। खरीद फरोश दूसरी तरह से गंदी राजनीति करके 76 लाएंगे तो लॉस इज़ ऑफ बड़ौदा एंड बड़ौदा की पब्लिक एंड विच इज़ अनअचीवेबल। आम जनता को तो अपनी सुविधा से मतलब होता है, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि इस बार अगर आपको टिकट मिल रहा है तो आपके विस्तार समेत बड़ौदा के ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जो आपके लिस्ट में प्रमुख रहेंगे कि ये सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए? बड़ौदा के आप 3 मेन प्रॉब्लम्स देखिए। लोगों के पास साफ पानी नहीं है। 5 से 10 इंच बारिश में पूरा बड़ौदा शहर डूब जाता है। बड़ौदा के सारे नाले, बरसाती गटर, विश्वामित्री नदी में गटर का पानी बह रहा है और जो कचरा जनरेट होता है उसका 50% ही कलेक्ट हो रहा है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अगर हम सत्ता पे आते हैं तो हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं 2 टाइम साफ पानी मिलेगा, 100% कचरा साइंटिफिकली डिस्पोज होगा। जो पानी, गंदा पानी अनट्रीटेड विश्वामित्री में और नदियों नालों में जा रहा है, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस 100% एफ्लुएंट ट्रीट होगा और ट्रीटेड पानी ही नालों में जाएगा। और जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी की बातें कर रहे हैं, एक्चुअली स्मार्ट सिटी कब आएगा? जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो जाएगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो स्मार्ट सिटी की बातें करके जीते थे, तो शायद बड़ौदा शहर के बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि बड़ौदा शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट पर ईयर सालाना 3600 से 3700 करोड़ का होता है। और स्मार्ट सिटी का बजट कितना है? पर ईयर 100 करोड़ रुपीस। तो 3700 करोड़ के सामने 100 करोड़, उससे कौन सा शहर स्मार्ट हो जाएगा? सेकेंडली, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, कॉन्सेप्चुअली उसको एक शहर का छोटा हिस्सा, उसको एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बोल रहे थे, एक छोटे हिस्से को डेवलप करने की बात थी। उसे 100% डेवलप करके एक पायलट बनाना था और वो पायलट को पूरे शहर में रेप्लिकेट करना था। इन्होंने क्या किया? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो एबीडी के लिए अप्रूव किया, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के 22 प्रोजेक्ट अप्रूव किए। प्रैक्टिकली अगर देखो तो वहाँ पर सिर्फ जनमहल का प्रोजेक्ट एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में हुआ। उसके भी इश्यूज रोज टीवी में आ रहे हैं। बिल्डिंग ऐसा बनाया कॉमर्शियल डेवलपर के बेनिफिट के लिए कि रास्ते देना ही भूल गए। बस स्टॉप बनाया और बस के लिए रास्ते देना भूल गए। उसके बाद कहीं से छोटी दीवार में एक गली जैसा बनाया जहाँ पर आने जाने की तकलीफ़ हो, और मेजर इंसिडेंट होगा तो सारी बसेस एक साथ जल जाएगी, कोई फायर या ऐसे किस्से में बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर आप बस स्टॉप डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे पहले बसेस का एंट्री एग्ज़िट और वाइड एंट्रेंसेस होते हैं। बाजू में आपके पास बात कर रहे थे कि आप पूरा एक एरिया डेवलप कर रहे हो, सामने आपका रेलवे स्टेशन है, बाजू में आपका स्टेट बस स्टॉप है, उन सब का कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। अगर आदमी को 2 बस स्टॉप बाजू बाजू में है, लोकल और स्टेट का, एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप में जाना है तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, बाहर से घूम के 1 किलोमीटर घूम के जाना। कौन सा प्लानिंग? अगर प्लानिंग में ही स्मार्टनेस नहीं है तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? वो मेन रोड्स जो है स्टेशन वाले, वहाँ पर ना फुटपाथ है,
पहले वो बेसिक रोड स्मार्ट बनाइए, पर उन्होंने क्या किया, सर्वे करवाया, 11 रोड स्मार्ट सिटी के नाम पे सर्वे करके अप्रूव करा लिए सेंटर से। सेंटर ने उसके 135 करोड़ रुपया अलाउ भी किया। फिर वो अप्रूव होने के बाद स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में उसमें से सिर्फ 2 रोड बने, बाकी के 11 रोड के पैसे शहर के बाहर दूसरे रोडों में जहाँ पर उनका भ्रष्टाचार होना है वहाँ डाइवर्ट हो गए। तो स्मार्ट सिटी में तो खाली अप्रूव करके जो प्रोजेक्ट वो लोग जनरल बोर्ड में पास नहीं करा सकते, जहाँ पर क्वेश्चंस उठ सकते, वो जनरल बोर्ड के ध्यान के बाहर उनके मन चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम अलॉट करने के लिए स्मार्ट सिटी की एक कंपनी बनाई। जब आप शहर में 500 करोड़ जैसे स्मॉल अमाउंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसके लिए अलग कंपनी क्यों बनानी, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोर्ड में नहीं आया, किसी ने अप्रूव नहीं किया। काउंसिलर्स चुने जाते हैं, एक पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई भी टेंडर होता है तो जनरल बोर्ड अप्रूव करता है। तो एक 500 करोड़ के काम के लिए आपको अलग कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत थी। कोई भी कंपनी अगर फिर प्राइवेट कंपनी हो गई तो उसको अगर आप कॉरपोरेशन ज़मीन दे तो दे हैव टू रिकवर द कॉस्ट, एटलीस्ट इन काइंड उसका जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट में हमारा रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ। जब बड़ौदा गैस कंपनी बनी, उनको गैस स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन दी तो बाकायदा जंतरी से डबल भाव का पैसा GACL से गेल से हमने लिया था। तो ये स्मार्ट सिटी कंपनी को क्यों फ्री में ज़मीन दी, और आज वहाँ पर इतना बड़ा जनमहल खड़ा हो गया है। कम से कम 1600 करोड़ का प्रॉफिट अगर डेवलपर कर रहा है तो कॉरपोरेशन ऐसे प्रोजेक्ट में फ्री ज़मीन क्यों दे रहा है। ये हमारे पैसे है, हमारी ज़मीन है। कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन बड़ौदा शहर की ज़मीन और प्रॉपर्टी के ट्रस्टी है, वो उसके मालिक नहीं है तो मन चाहे उसको दे दे। पर जब आप एब्सोल्यूट पावर देते हो ना तो ये होता है, उनको किसी का डर ही नहीं है। PPP प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग के PPP प्रोजेक्ट्स में कम से कम 25,000 करोड़ की ज़मीन डेवलपर्स को दे दी। आज एक भी प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, पर वो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। 20,000 लोग बेघर हैं। इसका जवाब कौन देगा आज उन लोग, और अभी भी उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। 2-2 हज़ार का अगर किराया भी देते हैं तो ये बर्डन कॉरपोरेशन पे, हमारे टैक्स में से जा रहा है, और उन लोग को 2,000 में घर भी नहीं मिल रहे हैं। तो देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी। इनका जो मॉडल है उसमें ना ह्यूमैनिटी है, मानवता रहित काम किया है, लोगों को बेघर किया है, बच्चों की पढ़ाई गई है। ओवरनाइट शॉर्ट नोटिस में लोगों को, चालू सेशन में लोगों ने घर तोड़ दिए, बच्चे की पढ़ाई गई है। एक साल शायद कितने बच्चे वापस स्कूल में नहीं जाएंगे। और जो घर बन रहे वो 13 स्टोरीज, जो एक मैकेनिक के नीचे स्कूटर रिपेयर कर रहा है वो ऊपर 13 फ्लोर पे कैसे काम करेगा। अगर आप स्लम का प्रोफाइल देखो, स्लम्स में जाके देखो तो आधे लोग ज़मीन में वहाँ के जुड़े ऐसे बिजनेसेस करते हैं, वो जहाँ नीचे बैठ के कोई बिरयानी बना रहा है बाहर चूल्हा जला के। अगर आप देखो तो किसी के रिक्शा हो तो रिक्शा बाहर पार्क की होती है, ठेले वाला हो तो उसका ठेला बाहर पार्क करता है। अभी 13 मंजिली के बिल्डिंग में ये सब कहाँ से करेंगे। तो कोई ह्यूमन एंगल उनके स्कीम्स में नहीं है, सिर्फ बिल्डर कैसे कमाए और उनमें से स्प्लिट कैसे मिले, यही गिनती के साथ सारे प्रोजेक्ट्स किए गए। और इन सब प्रोजेक्ट्स का मैंने अपोज किया है। हाउसिंग से जुड़ी जितनी भी कॉरपोरेशन की स्कीम्स है उन सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा आने वाले स्थानीय स्वराज के चुनाव में कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा रहेगा? पिछले 5 सालों में कोशिश मैंने ये की है, पूरे कॉरपोरेशन में सारे ही कॉरपोरेटर्स ने मिलके भी ये की है कि ये जो सारे भ्रष्टाचारी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने फ्लोर पे एक्सपोज किया है। अप्रूव होने के टाइम हमने उस पर पोल एंड वोट करवाया है, बहुमति की जोर से उन्होंने अप्रूव किए है, लोगों के साथ भी अपना आवाज़ रेस किया है। बहुत सारे केसेस में हमने प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखे हैं, हमारे कुछ साथी कोर्ट में भी गए हैं, तो हमने बहुत लड़ाई की है। पर इनकी सत्ता और एक कॉन्फिडेंस है ना, जो हम कुछ भी कर ले लोग तो हमें जिताते हैं, उस कॉन्फिडेंस के आगे हम लोग हार जा रहे हैं। और उसी का फलस्वरूप आज आप देखो कि इतने लोग बेघर हैं। बड़ौदा में कम से कम 20,000 फैमिलीज़ के पास घर नहीं है और कोई फ्यूचर नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, कल्याण नगर का प्रोजेक्ट ले लो, पिछले 10 साल से वो लिटिगेशन में था, डिलेज हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सकार नगर 4.5 साल 5 साल होने आए घर तोड़े हुए,
अभी तक उसका कोई फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, कब काम होगा, बिल्डर करेंगे भी या नहीं करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे। समा संजय नगर की बात करो तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन तो नदी में एनक्रोच करके ले लिए। वारसिया संजय नगर की बात करें तो उसमें तो हमारे धारासभ्य, हमारे कमिश्नर एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आक्षेप कर रहे थे। आई थिंक लोगों को हमने बहुत एक्सपोज किया है, ये लोगों तक हमने पहुंचाया है और बड़ौदा के एक एक नागरिक को पता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ये 5 सालों में वन थिंग वी कुड अचीव इज़, हमने बीजेपी की सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है, बड़ौदा में कॉरपोरेशन में कितना भ्रष्टाचार होता है, ये पब्लिक तक पहुंचाया है। एंड एक एक नागरिक को ये पता है। अभी वो इलेक्शन का मुद्दा बनता है या नहीं बनता, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट अन्ना जी जब दिल्ली में बैठे थे आंदोलन में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना था और पूरे देश ने सरकार को पलट दिया था। तो आई एम श्योर कभी ना कभी बड़ौदा की पब्लिक भी जागेगी, क्योंकि ये हमारे पैसे हैं, हमारी ज़मीन है, और ये नहीं हो रहा है उसकी वजह से जो तकलीफ़ पड़ रही है हमारे ही लोगों को पड़ रही है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा गया है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, 3 साल जो रिपीट हो चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, और साथ में किसी भी नेता के कोई सगा या संबंधी को टिकट नहीं मिलेगा। क्या इसका फायदा कांग्रेस को इस बार स्थानिक स्वराज के चुनाव में हो सकता है? इसका फ़ायदा कांग्रेस को तो इस तरह से होगा कि जो 3-3 टर्म से कॉरपोरेशन में हैं, फाइनेंशियली और पब्लिक में काम की वजह से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं वो लोग, और विद इन पार्टी उन लोग का स्ट्रेंथ इतना होता है कि अगर वो चाहे तो उनकी पार्टी को डैमेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो उनकी वो स्ट्रेंथ में वो लोग लूज़ भी कर रहे हैं। देयर आर चांसेस कि उनमें बगावत भी होगी, उसका भी फ़ायदा कांग्रेस को होगा। और पार्टी उनके एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस खो रही है। हाँ, पर उनको पता है कि वो तो सिंबल पे जीतते, उनको कोई प्लानर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब तक सिंबल पे वो लोग की पार्टी जीती है, दे कैन डू एनी एक्सपेरिमेंट्स। पर आई एम श्योर कि जिस तरह से इनफाइटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से पार्टी डैमेज होती है, वो इनफाइटिंग इस बार बीजेपी में पीक में है। 5 धारासभ्य उन्हीं की जो बॉडी है उनके सामने लड़ रहे हैं, बीजेपी के ऑफिसेस में धरने हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे क्लैश हो रहे हैं। और अभी एक बार टिकट्स तो अनाउंस होने दो, जो अनरेस्ट बाहर आएगा पब्लिक में, यू विल सी। तो ये थे पूर्व नगर सेविका अमी रावत, जिनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इस बार जो रणनीति है उसमें जैसे जैसे लिस्टों के नाम जारी होंगे, जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम जारी होंगे, वैसे कहीं ना कहीं भारी विवाद का भी संभावना रह सकती है। और साथ ही में अगर सही सत्ता चलानी है तो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी होना जरूरी है। अब आने वाली 21 फरवरी को ही पता चलेगा कि बड़ौदा महानगर पालिका पे जनता ने किसे एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर रखा है। कैमरा पर्सन अपूर्वा चौकसी के साथ चिराग मेहता, बीआरजी न्यूज। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।